हेलो स्टूडेंट्स, इंटीग्रल इजी क्लासेस में आपका स्वागत है। रीजनिंग में हम आपको लेकर आए हैं कथन और निष्कर्ष। इंग्लिश में इसको कहेंगे असर्शन एंड रीजन। कथन और निष्कर्ष। तो इससे स्पष्ट है कि कुछ कथन होंगे और उनसे कुछ निष्कर्ष निकलेंगे। इस तरह की रीजनिंग करीब करीब वनडे एग्ज़ाम में सभी में आती है। लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में भी इस तरह के कथन आते हैं, CSAT में। तो इसका एरिया काफ़ी ब्रॉड है। इसमें आसान से लेके कठिन प्रश्न तक बनते हैं। तो कथन का मतलब समझ रहे हैं कि कोई बात कही गई होगी और कम से कम दो कथन होते हैं। कम से कम दो कथन। अब तो ऐसे प्रश्न अन्य विषयों में भी आते हैं, सामान्य ज्ञान में भी आते हैं, भूगोल इतिहास में भी ऐसे प्रश्न बनते हैं कि कथन हैं और उनके निष्कर्ष हैं। तो यहाँ जो रीजनिंग में कथन होता है उसमें वो कथन सही हो या गलत हो, हमको सही मानना है। जैसे कह दिए कि सभी कौवा तोते हैं, तो हमको यहाँ बहस नहीं करना है कि कौवा तोता कैसे होगा। वो रीजनिंग है, वहाँ कह रहे हैं हमको सपोज करना है। तो ये सही गलत की बात नहीं है। तो कम से कम दो कथन होंगे और इनके कथन के जो निष्कर्ष निकलेंगे वो दो या दो से अधिक निष्कर्ष हो सकते हैं। कथन के निष्कर्ष दो या दो से अधिक हो सकते हैं। तो ज़्यादातर जो आपको कठिन प्रश्न बनते हैं तो उसमें निष्कर्ष 3 देते हैं और कथन 2 होंगे। कुछ उदाहरण हम लेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल है, देख लें। कथन में लिखा हुआ है पहला, फर्स्ट, सभी सिक्के कौवा हैं। सभी सिक्के कौवा हैं। और दूसरा, कथन में 2 पार्ट। दूसरा है कुछ कौवा पेन हैं। कुछ कौवा पेन हैं। यहां ध्यान ये नहीं देना है कौवा कलम कैसे होगा और सिक्का कौवा कैसे होगा, इससे नहीं मतलब है। अब हम देखते हैं इसमें निष्कर्ष दिए हुए हैं। गणित की तरह से इसमें निष्कर्ष निकलते हैं। यदि ऐसे हैं, माना, आप समझ लें ये माना ही है, एक्चुअल भले नहीं है लेकिन ऐसा मान के ही आप करेंगे और इसी मानने पर ही आपके निष्कर्ष बनते हैं। निष्कर्ष फर्स्ट दिया हुआ है कि कोई पेन सिक्का नहीं है। कोई पेन सिक्का नहीं है। दूसरा निष्कर्ष ये दिए हैं कुछ सिक्के पेन हैं। कुछ सिक्के पेन हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये 2 कथन हैं
और इन्हीं बातों पर निष्कर्ष निकल के आ रहे हैं। तो प्रश्न कैसे पूछते हैं ये देखें। ऑप्शन इसमें देगा, पहला कथन सही है ना। बी दे देगा दूसरा कथन सही है। सी दे देगा दोनों कथन गलत है। ये भी दे देगा। डी ऑप्शन देगा दोनों कथन सही हैं। अब आपके समझ में आ गया कि प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। अब आपका जो ऑप्शन सही होगा उसको आप टिक करेंगे। तो ये आपको एक तरीका मिला कि प्रश्न ऐसे होंगे, आप उनके आंसर को ढूंढेंगे विकल्प में। तो इसी से हम शुरुआत करते हैं, इसको समझते हुए आगे देखें। हमको पहले इसमें ध्यान देना है कि इस कथन में कितनी चीजें इन्वॉल्व हैं। सिक्का, कौवा और पेन। देख रहे हैं आप, 3 चीजें हैं। अब हम देखें कि कौन किसमें इन्वॉल्व है। जैसे आप समुच्चय पढ़े होंगे पीछे। समुच्चय क्या है? एक कलेक्शन होता है ना। समुच्चय, जैसे आपका समुच्चय ए है तो इसमें कुछ अवयव होंगे ना, ए, बी, सी, डी। क्या हैं ये? इनको क्या कहेंगे? अवयव कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे, सेट। ये सेट ए के एलिमेंट क्या क्या हैं? ए, बी, सी और डी। मतलब सेट ए के अंदर ये आ रहे हैं। तो अब हमको ऐसे ही समुच्चय के रूप में देखना होगा कि किसमें कौन इन्वॉल्व है। जैसे हम गणित में पढ़ते हैं कि सबसे पहले हम देखें, इसमें लिख देंगे कि कुछ लड़के, जैसे सभी नागरिक ईमानदार हैं। छोटी सी बात समझें, सभी नागरिक ईमानदार हैं। तो ये आपका एक देखिए सेट बन गया ईमानदारों का। ये सभी नागरिक ईमानदार हैं, तो ये ईमानदार का सेट हुआ है आपका। सभी नागरिक ईमानदार हैं तो आपको पता चल रहा है कि ईमानदार एक बड़ा सेट हो गया, उसी के अंदर आ गए ना सभी नागरिक। अब आपका ये सेट हो गया नागरिक। जब हम समुच्चय को ऐसे दिखाते हैं तो इसको हम बोलते हैं वेन आरेख। वेन आरेख, वेन आरेख एक हम दिखा रहे हैं कक्षा 3 में। कक्षा 3 में बालक और बालिका, बालक और बालिका को हम दिखाना चाह रहे हैं। तो पहले तो हम बना लेंगे कक्षा 3। ये आपका एक वेन सेट हो गया। कक्षा 3 एक सेट है, जैसे यहां ए सेट है वैसे कक्षा 3 एक सेट हो गया। उस कक्षा 3 के सेट में क्या क्या लोग हैं? ये आपके बालक आ गए, ये आ गई बालिका। तो आपको पता है दोनों सेपरेट हैं। अगर इन बालक बालिका में कुछ रिलेशन बताया जाए, अगर ये कहा जाए कि कुछ बालक और बालिका 90% से अधिक नंबर पाते हैं, कुछ बालक और बालिका 90% से अधिक अंक पाते हैं, तो पहले तो कक्षा 3 हुआ। ये एक बड़ा सेट है कक्षा 3 का।
उसमें बालक और बालिका हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसे हैं बालक बालिका जो 90% से अधिक नंबर पाते हैं। तो दोनों में आ गए, क्योंकि बालक और बालिका बिल्कुल अलग नहीं हुए, कहीं ना कहीं उनमें रिलेशन बन गया, संबंध बन गया, और वो ये संबंध शेडेड पोर्शन में आएगा, जिसको हम कॉमन बोलते हैं, उभयनिष्ठ। कॉमन को उभयनिष्ठ कहते हैं। तो ऐसे प्रश्नों में हमें देखना पड़ेगा कि कौन किससे संबंध रख रहा है, कौन संबंध नहीं रख रहा है, या कम रख रहा है, पूरा रख रहा है, इसको देखना पड़ेगा। तब हम आसानी से प्रश्नों को कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं एक सिस्टम बन गया। ये आपका आ गया बालक, ये आ गया बालिका, और ये आ गया वो बालक बालिका जो 90% से ज्यादा नंबर पाते हैं। तो सब तो होंगे नहीं, कुछ होंगे, वो कुछ इस दोनों में कॉमन है, लेकिन सारी चीजें कक्षा 3 के अंदर की है। सारी चीजें कहां की है? कक्षा 3 की। तो सबसे बड़ा इसमें क्या हुआ? सेट। ये सेट कक्षा 3 का जो सेट है, ये उनमें सब सेट हो गए, ये इनके उप समुच्चय हो गए, पूरा बालक और बालिका। और बालक और बालिका में जो मिला वो कॉमन हो गया। कॉमन को पोर्शन को इंटरसेक्शन कहते हैं, उभयनिष्ठ समुच्चय। तो ये आप समझ गए होंगे। अब आगे देखें थोड़ा, इन संबंधों में प्रकार को देखें तो 3 प्रकार निकल के आते हैं। पहला प्रकार आएगा पूर्णतः अंतर्निहित। पूर्णतः अंतर्निहित संबंध। आप पूर्णतः अंतर्निहित संबंध को क्या कहेंगे? जैसे आपका ये एक सेट है, 1 से 10 तक की संख्याओं का सेट है, तो इसमें 2 और 5 जो होगा पूरा सबसेट हो जाएगा कि नहीं होगा? ये एक जो समुच्चय 2 5 से बनता है, सपोज करें कि आपका ए एक समुच्चय है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हैं, और आपका बी एक समुच्चय है जिसमें 2 एलिमेंट हैं, 2 और 5। तो क्लियर हो गया कि ये पूरा का पूरा इसमें सेट है। तो अब क्या हुआ? ये पूर्णतः अंतर्निहित हुआ कि नहीं हुआ? कंप्लीटली उसमें डूब गया कह लें, उसी के अंदर आ गया। जैसे हमने आपको बताया था पीछे कि परिमेय संख्याएं, ढेर सारा उदाहरण देख लें, आपको आसानी होगी। परिमेय संख्याएं एक बड़ा सेट है और उसी में भिन्न संख्याएं आई कि नहीं आई? क्योंकि सभी भिन्न परिमेय होती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती। तो ये पूर्णतः अंतर्निहित हो गया। अब आप समझ रहे हैं कि जब ऐसे संबंध मिलेंगे तो वो पूर्णतः उसमें डूब जाएगा, पूर्णतः उसमें इन्वॉल्व होगा। अब दूसरी कंडीशन क्या आती है? आंशिक रूप से संबद्ध। दूसरी कंडीशन आंशिक रूप से संबंधित। जैसे ले लें हम यहां पर, ये आपके कुछ बच्चे हॉकी खेल रहे हैं ना, और ये बच्ची कुछ क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग दोनों खेल रहे हैं, क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलने वाले हैं यहां पर। अब बताइए, ये आंशिक रूप से रिलेशन हो गया। कैसा रिलेशन हुआ? आंशिक। कुछ हॉकी
वाले क्रिकेट भी खेल रहे हैं और कुछ क्रिकेट वाले हॉकी भी खेल रहे हैं। तो ये जो दोनों का सम्मिलित पोर्शन होगा, इसी को न कहेंगे कि आंशिक रूप से संबंधित हैं। 100% संबंध नहीं है। अगर अब जैसे जितने लड़के हॉकी खेलते या सभी क्रिकेटर हॉकी खेलते हैं तो उसमें उसको इन्वॉल्व कर दिया जाता तो पूर्णतः ये दूसरी कंडीशन हो गई, क्या? आंशिक रूप से संबंधित। ये आपका पूर्णतः अंतर्निहित। दूसरी कंडीशन आई आंशिक रूप से संबंधित। तीसरी कंडीशन क्या आती है? आपको पता ही हो गया, आप कहते ही हो गया कि कोई संबंध नहीं है, दोनों में कोई संबंध नहीं है। जैसे उदाहरण हम ले लें कि गांव के ईमानदार व्यक्ति कोई भी महिला ईमानदार नहीं है। अब आप देखें, या पुरुष महिला में अगर आप देखें, दोनों अलग हो गए। क्यों हो गए? कि ये तो ईमानदार जो होंगे इसका मतलब सबके सब पुरुष हैं, स्त्री से संबंधित कहां हुए? लेकिन सब के सब गांव में हैं। गांव के ईमानदार व्यक्ति, तो ये अलग हो गए कि नहीं हो गए? पुरुष अलग और महिलाएं अलग, इनमें कोई संबंध नहीं बना। तो ऐसे संबंध को हम कहेंगे पूर्णतः असंबद्ध। क्या कहेंगे? पूर्णतः असंबद्ध। तो 3 कंडीशन होगी ऐसे प्रश्नों में, आपको ध्यान देना होगा। इसीलिए मैंने इसमें इस बारे में ढेर सारा बताया आपको कि आप डायरेक्ट प्रश्न करने से पहले ये कुछ खास बातें हैं जिनको आप जान लेंगे तो प्रश्न आसानी से कर लेंगे। अब हम आते हैं यहां, जो हमने पहले प्रश्न लिया था उसको देखते हैं। स्टूडेंट, हमने पहले जो एग्जाम्पल लिया था उसी को लेके देखते हैं कि सभी सिक्के कौवा हैं, ये कथन है, और कुछ कौवा पेन हैं। निष्कर्ष है कोई पेन सिक्का नहीं है और कुछ सिक्के पेन हैं। अब देखिए, सभी सिक्के कौवा हैं तो कौवे का बड़ा आरेख आप समझें, फिर उसको मिलाएं, अलग से समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ये कौवा हो गए, और इन कौवों में जो सिक्के हैं सभी के सभी कौवा हो गए। तो ये सिक्के जो हैं कौवा के अंदर आ गए। अगला है कुछ कौवा पेन हैं, तो अगर आप पेन को लेंगे तो कौवा के साथ साथ तो कुछ सिक्के में भी चले जाएंगे। अब आप देखें ये पेन, अब जब इतना बना लेंगे तभी आप निष्कर्ष के बारे में सोच सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो जल्दी से समझ में नहीं आता है, और हम पढ़ करके केवल जब करते हैं तो गलत होने की संभावना ज़्यादा होती है। आप ऐसे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो पढ़ के भी कर सकते हैं, लेकिन आरेख बनाने से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब आइए, कोई पेन सिक्का नहीं है। देखें, कोई पेन सिक्का नहीं है, लेकिन तो है, तो इसका मतलब ये कथन गलत हो गया।
अब दूसरा देखें, कुछ सिक्के पेन हैं, तो कुछ सिक्के पेन हैं, ये सही हो गया। इसका मतलब केवल कथन दो सही है, तो आपका विकल्प बी करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम और भी एग्जाम्पल्स लेंगे, देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है, उसका कथन देखें। दूसरा एग्जाम्पल में कथन पर ध्यान दें। फर्स्ट क्या है, कुछ लेखक प्रकाशक हैं, कुछ लेखक प्रकाशक हैं, जो प्रकाशन का कार्य करते हैं। सेकंड, कथन सेकंड है, सभी प्रकाशक धनी हैं, सभी प्रकाशक धनी हैं। ये तो आपका हो गया कथन। क्या निष्कर्ष लिखा हुआ है, अब हम निष्कर्ष को देखेंगे। निष्कर्ष लिखा है, कुछ लेखक धनी हैं। पहला निष्कर्ष, कुछ लेखक धनी हैं। दूसरा, कुछ लेखक धनी नहीं हैं, कुछ लेखक धनी नहीं हैं। अब इससे हमको कथन से निष्कर्ष निकालना है। आप कैसे करेंगे? कुछ लेखक प्रकाशक हैं और सभी प्रकाशक धनी हैं। तो आपको लग क्या रहा है कि इसमें सबसे बड़ा सेट क्या है? यही पहचानना जरूरी है कि सबसे बड़ा सेट है क्या। तो यहां सेट मिल गया धनी का, है ना। तो एक सेट हम बना लें, ये धनी लोगों का हो गया। सभी प्रकाशक, है ना, सभी प्रकाशक धनी हैं। तो इसका मतलब कि जितने प्रकाशक हैं इसके अंदर आ गए, जितने भी प्रकाशक होंगे इसके अंदर आए, ये हो गए प्रकाशक। यहां से समझ में आया कि सभी प्रकाशक धनी हैं, तो धनी वाला सेट बन गया और उसके अंदर सारे प्रकाशक आ गए। अब बात है कि कुछ लेखक प्रकाशक हैं, कुछ लेखक प्रकाशक हैं। अब देखें, सभी लेखक नहीं प्रकाशक हैं, कुछ लेखक प्रकाशक हैं, तो उनको आप कहां रखेंगे ये सोचिए। सभी, कुछ लेखक ही प्रकाशक हैं, मतलब कि सारे के सारे प्रकाशक नहीं हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपका सेट कुछ ऐसे बन जाएगा, क्यों बन जाएगा कि जितने प्रकाशक हैं वो लेखक सब के सब नहीं हैं, ये लेखक हैं। तो कुछ लेखक जो प्रकाशक हैं तो धनी भी हो सकते हैं। अब आपकी देखिए आरेख बन गई। अब इस आरेख से निष्कर्ष पर आइए, तुरंत आपको मिलेगा आंसर। कुछ लेखक धनी हैं, कुछ लेखक धनी हैं, ये बात सही है क्योंकि ये लेखक हैं और वो प्रकाशक हैं। कुछ लेखक, तो अगर वो प्रकाशक हैं तो धनी, जो प्रकाशक हैं लेखक वो धनी कंफर्म हो गए, क्योंकि सभी प्रकाशक धनी हैं, तो जो लेखक प्रकाशक हैं तो 100% धनी हुए। ये आपका विकल्प सही है। दूसरे को मिलाते हैं, कुछ लेखक धनी नहीं हैं, ये भी बात सही है।
कि कुछ लेखक जो बाहर हैं यहां पर वो धनी नहीं भी होंगे, क्योंकि सारे लेखक प्रकाशक नहीं हैं। तो आपका जो विकल्प मिलेगा तो फर्स्ट सेकंड दोनों कथन सही है। तो आपके विकल्प में जहां मिलेगा, जैसे ABC लिखा होगा, तो आपको जहां पर दोनों कथन सही होंगे वो आप टिक करेंगे तो पकड़ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि तीन चीजों को उन्होंने दिया है, निष्कर्ष 3 दिए हैं। तो एग्जाम्पल नेक्स्ट लेते हैं। अब हम निष्कर्ष 3 वाला देखेंगे क्या है। एग्जाम्पल नंबर 3, कथन। कथन फर्स्ट है, सभी चाक डस्टर हैं। सभी चाक डस्टर हैं। दूसरा कथन है, कोई डस्टर बोर्ड नहीं है। कोई डस्टर बोर्ड नहीं है। अब आप देखें निष्कर्ष क्या दिए हुए हैं। निष्कर्ष में फर्स्ट है, कुछ बोर्ड चाक हैं। कुछ बोर्ड चाक हैं। निष्कर्ष 2, कोई चाक बोर्ड नहीं है। निष्कर्ष 3, कुछ चाक बोर्ड हैं। कुछ चाक बोर्ड हैं। चौथा भी दिया है इसमें, कोई चाक, हो गया ये तो, कोई चाक पहला ऑप्शन है। कुछ बोर्ड चाक हैं, कोई चाक बोर्ड नहीं है, कुछ चाक बोर्ड हैं। और एक चौथा है, सभी डस्टर चाक हैं। सभी डस्टर चाक हैं। ये निष्कर्ष हो गए। अब हम देखते हैं इसका आरेख कैसे बनता है। आरेख हमारा कथन से बनेगा, सभी चाक डस्टर हैं। मतलब बड़ा क्या हो गया आपका, डस्टर, और इसके अंदर आ गया चाक। ओके, सभी चाक डस्टर हो गए। दूसरे पर आते हैं, कोई डस्टर बोर्ड नहीं है। कोई डस्टर बोर्ड नहीं है तो निश्चित तौर से बोर्ड अलग हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि डस्टर, कोई डस्टर बोर्ड नहीं है तो बोर्ड से अलग संबंध हुआ। अगर वो डस्टर बोर्ड नहीं है तो चाक तो इसी डस्टर के अंदर है। तो ये दोनों एक साथ हो गए, ये सेपरेट हो गए। ये आपने आरेख बना लिया। बस यहां आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है जब आप आरेख बना लेते हैं। अब देखें निष्कर्ष पर, कुछ बोर्ड चाक हैं। कोई सवाल नहीं, दूर दूर का नाता नहीं, कैंसिल। कोई चाक बोर्ड नहीं है। कोई चाक बोर्ड नहीं है, यह बात सही है क्योंकि कहां बोर्ड है। तीसरा आते हैं, कुछ चाक बोर्ड हैं। गलत।
कोई संबंध नहीं है। सभी डस्टर चाक हैं, नहीं है, क्योंकि सभी चाक डस्टर हैं। तो ये बड़ा है ना, सभी डस्टर चाक कहाँ हुए, बल्कि सभी चाक डस्टर हैं, ये बात लिखी हुई है। तो कैसे सभी डस्टर चाक होंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो ये भी आपका गलत। तो निष्कर्ष नंबर सेकेंड सही है। यहां लिख देंगे केवल, ऐसा ऑप्शन में देता है जब एबीसी देंगे तो आपको जो करें। तो आपका प्रश्न यही सॉल्व होता है जहां पर आप आरेख बना लेते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ढेर सारे प्रश्नों को आप लेकर ऐसे हल करें, आरेख बना बना करके हल करें। निश्चित तौर से आप इस तरह का जब भी किसी कंपटीशन में प्रश्न आएगा तो 1 नंबर का आपका ये सही होगा, क्योंकि रीजनिंग की विविधता के आधार पर ज़्यादा प्रश्नों को रिपीट नहीं करते हैं, क्योंकि रीजनिंग का रेंज बहुत ज़्यादा है, इसलिए हर टाइप से एक एक रीजनिंग उठाते हैं, तभी बहुत सी रीजनिंग हो जाती हैं। तो ये 1 नंबर आपको किसी कंपटीशन में मिल सकता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी है कि आप कितना प्रैक्टिस कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो धन्यवाद। ओके।